गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक इम्पोर्टेंट डिजीज कंडीशन अस्थमा के बारे में, जो कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिजीज कंडीशन है। तो इससे पहले की वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की जनरल एनाटॉमी, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है उनके बारे में, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेंटिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। देन आज से अपन स्टार्ट करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इस सीरीज के अंदर पहला डिसऑर्डर अपना रहेगा आज का अपना अस्थमा। इसके बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एंड तक ज़रूर देखते रहें। और साथ में अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं या आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो कमेंट में लिख दें, आपको उनका अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाएगा वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अस्थमा की डेफिनेशन की। तो अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवे। ये एक एयरवेज का डिसऑर्डर है, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, और वो भी क्रोनिक टाइप का है। मीन्स ऐसे सडनली नहीं होता कि आज किसी ऐसे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आए और अपने को अस्थमा हो गया। धीरे धीरे क्रोनिकली ये कॉज होता है। देन कॉजेज वेरिंग डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे। ये क्या करता है, एयरवेज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, जिसकी वेराइटी अलग अलग टाइप के पीपल्स के अंदर अलग अलग होती है। मीन्स कुछ के अंदर माइल्ड सिम्टम्स डेवलप होंगे, कुछ के अंदर मॉडरेट, कुछ के अंदर सीवियर सिम्टम्स डेवलप होंगे। देन मार्क्ड बाई एयरवे इन्फ्लामेशन एंड हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस। इसमें क्या होता है, एयरवे की इन्फ्लामेशन होती है, देन सब्सटेंस के प्रति एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाता है टू ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, या जो भी स्टिमुलाई है उनके प्रति एयरवे इन्फ्लामेशन डेवलप करता है एंड हाइपर रेस्पॉन्सिव होके एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो देन बात करते हैं इंसिडेंट्स की। तो इट अकाउंट्स फॉर 5000 डेथ पर ईयर। इंडिया के अंदर लगभग अस्थमा की वजह से पर ईयर 5000 लोगों की डेथ हो जाती है। देन अस्थमा अफेक्ट एन एस्टिमेटेड 2.5 करोड़ इंडियंस पर ईयर। इंडिया के अंदर पर ईयर 2.5 करोड़ पीपल्स अस्थमा से अफेक्टेड होते हैं या अस्थमा अकर हो जाता है उनके अंदर। देन बात करते हैं इसकी जो एग्जैक्ट कोज होता है अस्थमा का, वो तो अननोन है, लेकिन इटियोलॉजिकल या कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जो अस्थमा कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिव हो सकते हैं। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं उनको अलग अलग कुछ कैटेगरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इटियोलॉजिकल और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ अस्थमा। तो उनमें से फर्स्ट फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो अस्थमा के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जिनमें से फर्स्ट वन है एनिमल डेंडर, जो एनिमल्स की डेंडर होती है वो। देन डस्ट, इन्वायरमेंट की डस्ट। देन एक्सहास्ट फ्यूम्स। एक्सहास्ट फ्यूम्स का मतलब जो ऑटो व्हीकल है, गाड़ियों से निकलने वाला, जो फैक्ट्रियों से कारखानों से निकलने वाली फ्यूम है, जो धुआं है, वो अस्थमा का कोज हो सकता है। देन फायर प्लेस, जहाँ पे आग होती है, आग का धुआं, वो। देन परफ्यूम, परफ्यूम या अदर सब्सटेंस जिनमें एरोसोल स्प्रे होता है। देन पोलन। पोलन मीन्स ये मेल गेमेटोसाइट्स होते हैं प्लांट्स के, जिनको अपन कहते हैं परागकण। तो प्लांट्स के जो गेमेटोसाइट्स होते हैं, पोलन होते हैं, वो भी अस्थमा का कोज हो सकते हैं। देन स्मोक। स्मोक में इंक्लूडिंग सिगरेट और सिगार स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है या सिगार स्मोकिंग कर रहा है, एक्टिव कर रहा है या पैसिवली भी स्मोकिंग कर रहा है, तो वो भी उसके अंदर अस्थमा का कोज हो सकता है। देन सडन वेदर चेंज। अचानक वेदर के अंदर चेंज होने से भी अस्थमेटिक अटैक किसी पर्सन के अंदर अकर हो सकता है। तो ये कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो अस्थमा डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। देन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। हमारी बॉडी के कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी अस्थमा कोज कर सकते हैं, जैसे GERD, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज के कारण, या हमारी बॉडी के हार्मोनल चेंजेस, साइनोसाइटिस, स्ट्रेस, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई वायरल इन्फेक्शन हो, स्वाइन फ्लू हो, इन्फ्लूजा हो, तो वो भी कोज कर सकते हैं। देन थर्ड फैक्टर है मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस जैसे एस्प्रिन, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लोकर, या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एनसेड्स भी अस्थमा को कोज कर सकती है।
देन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर फैक्टर, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स जैसे मेटल साल्ट, मेटल्स फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के अंदर डेवलप हो सकता है। वुड और वेजिटेबल डस्ट, जो वुड का काम करने वाले कारपेंटर्स या जो वेजिटेबल्स का काम करने वाले उनके अंदर हो सकता है। देन इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स, ये भी अस्थमा डेवलप कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स और प्लास्टिक्स भी अस्थमा डेवलप कर सकते हैं। देन फूड एडिटिव्स मीन्स जिनको फूड अडल्ट्रेशन के रूप में अपन कुछ सब्सटेंस यूज करते हैं, या फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में जिनको फूड को प्रिजर्वेट करने के लिए अपन यूज करते हैं, तो वो सब्सटेंस भी अस्थमा को कोज कर सकते हैं, जैसे सल्फेट्स या सल्फाइड्स। देन बियर, वाइन, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे चीज़ें भी, या मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये क्या होते हैं सब्सटेंस फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किए जाते हैं, तो ये भी अस्थमा का एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है या रिस्क फैक्टर है जो किसी पर्सन के अंदर अस्थमा कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा या क्लासिफिकेशन ऑफ सीवियरिटी ऑफ अस्थमा, तो अस्थमेटिक अटैक या जो उसके पेशेंट के साइन एंड सिम्टम उसके अंदर डेवलप होते हैं, अस्थमा कितना सीवियर हो सकता है, उसके आधार पर अस्थमा को 3-4 कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड करते हैं। एक होता है माइल्ड इंटरमीडिएट अस्थमा, देन सेकंड वन माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा, मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा एंड सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा। तो इस तरह से अस्थमा की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग अस्थमा को 4 कैटेगरी के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। माइल्ड इंटरमीडिएट, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट एंड सीवियर परसिस्टेंट, इस तरह से 4 कैटेगरी होती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन माइल्ड इंटरमीडिएट अस्थमा। माइल्ड इंटरमीडिएट मतलब माइल्ड टाइप का होगा और इंटरमीडिएट कभी कभार डेवलप होगा। तो सिम्टम्स अकर ट्वाइस वीकली और लेस, सिम्टम होते हैं इसके जो सप्ताह में 2 बार या इससे भी कम देखने को मिलते हैं। मीन्स अस्थमेटिक अटैक सप्ताह में 1 बार या 2 बार ही देखने को मिलेगा। देन क्लाइंट इज एसिम्टोमेटिक बिटवीन एक्सरवेशंस, मीन्स सप्ताह में 1 या 2 बार अस्थमेटिक अटैक आएंगे, इनके बीच में क्लाइंट एसिम्टोमेटिक रहेगा, उसके अंदर अस्थमा के कोई भी साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा। देन एक्सरवेशन आर ब्रीफ होवर्स 2 डेज, लेकिन सप्ताह में 1-2 बार जब भी अस्थमेटिक अटैक आएगा तो एक्सरवेशन मीन्स उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो लंबे टाइम की होगी, घंटों में भी हो सकती है या दिनों में भी हो सकती है। देन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरवेशन वेराइसेस, मीन्स जो इंटेंसिटी होगी एक्सरवेशन की, अटैक की या ड्यूरेशन की, वो अलग अलग पीपल्स के अंदर अलग अलग देखने को मिलती है। देन नोक्चुर्नल सिम्टम अकर ट्वाइस ए मंथ और लेस, नोक्चुर्नल सिम्टम मतलब नाइट में सोते टाइम अगर अस्थमेटिक सिम्टम मिल रहे हैं तो ये बहुत रेयर मिलेंगे। इस टाइप के अस्थमा में महीने में 1-आध बार ही नोक्चुर्नल सिम्टम देखने को मिलेंगे। नोक्चुर्नल सिम्टम मीन्स नोक्चुर्नल डिसअपनिया महीने में 1-आध बार ही इस माइल्ड इंटरमीडिएट अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये माइल्ड टाइप की कैटेगरी। देन सेकंड बात करें माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा, तो ये अस्थमा का सेकंड टाइप है। ये भी माइल्ड ही होता है लेकिन परसिस्टेंट होता है, ज़्यादा टाइम तक रहता है या बार बार अकर होता है। तो सिम्टम्स अकर मोर फ्रिक्वेंटली, इसमें क्या होते हैं सिम्टम मोर फ्रिक्वेंटली अकर होते हैं ट्वाइस वीकली, लेकिन डेली नहीं होते। सप्ताह में 2 बार होते हैं लेकिन डेली अकर नहीं होते। जबकि माइल्ड इंटरमीडिएट के अंदर क्या हो रहा था, कम हो रहे थे, सप्ताह में 2 बार या 1 बार ही हो रहे थे। इसमें सप्ताह में 2 बार से ज़्यादा सिम्टम आते हैं लेकिन डेली नहीं आते। एक्सरवेशन मोर अफेक्ट एक्टिविटी, अब यहाँ क्या होता है जब अस्थमेटिक अटैक आएगा, एक्सरवेशन होगा तो ये पेशेंट की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करेगा, जबकि उस टाइप में एक्टिविटीज़ को अफेक्ट नहीं कर रहा था। देन नोक्चुर्नल सिम्टम अक्योर मोर फ्रिक्वेंटली देन ट्वाइस ए मंथ, अब यहाँ पे क्या होगा नोक्चुर्नल सिम्टम सब महीने में 2 बार या इससे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जबकि माइल्ड इंटरमीडिएट के अंदर नोक्चुर्नल सिम्टम महीने में लगभग 1-आध बार ही देखने को मिल रहे थे, यहाँ पर नोक्चुर्नल सिम्टम महीने में 2 बार या इससे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देन जो सीवियरिटी के आधार पर थर्ड टाइप होता है वो होता है मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा।
अब क्या होगा, सिम्टम्स और सीवियर हो जाएंगे, डेली सिम्टम्स अकर। अब इसके अंदर अस्थमा के डेली सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देन डेली यूज ऑफ इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इज नीडेड। अब इसको डेली बीटा एगोनिस्ट का इनहेलेशन रिक्वायरमेंट रहेगी, लेना पड़ेगा। देन एक्सरबेशन अफेक्ट एक्टिविटी, यहाँ पर एक्सरबेशन एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। देन एक्सरबेशन अकर एटलीस्ट ट्वाइस वीकली एंड में लास्ट फॉर डेज। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सरबेशन या सीवियरिटी सप्ताह में 2 बार सीवियर हो जाता है, अटैक्स रहेगा और कुछ दिनों तक बना रहता है। देन नॉक्चुरनल सिम्टम अक्योर मोर फ्रिक्वेंटली देन वंस वीकली। अब नॉक्चुरनल सिम्टम इसमें क्या होता है, सप्ताह में 1 बार या इससे ज़्यादा देखने को मिलने लगते हैं, जबकि माइल्ड परसिस्टेंट के अंदर महीने में 2 बार या इससे ज़्यादा मिल रहे थे, और माइल्ड इंटरमिटेंट के अंदर महीने में 1 आध बार ही मिल रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, सप्ताह में 1-2 बार नॉक्चुरनल सिम्टम देखने को मिलेंगे। देन जो लास्ट सीवियर टाइप होता है उसको कहते हैं सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स आर कंटिन्यूअस, सिम्टम्स कंटिन्यूअस रहते हैं, डिसअपियर नहीं होते। देन फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर लिमिटेशन, इस पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी को लिमिट करने की रिक्वायरमेंट रहती है। देन फ्रिक्वेंट एक्सरबेशन अकर, फ्रिक्वेंटली पेशेंट के अंदर सिम्टम सीवियर हो जाते हैं, फ्रिक्वेंटली बार बार अस्थमेटिक अटैक आने लग जाते हैं। देन नॉक्चुरनल सिम्टम ऑकर फ्रिक्वेंटली, नॉक्चुरनल सिम्टम भी अब फ्रिक्वेंटली बार बार उसको नॉक्चुरनल डिसअपनिया डेवलप होने लग जाता है। तो इस तरह से माइल्ड से लेके सीवियर तक जो अस्थमा की सीवियरिटी होती है उसको 4 अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स, एक्सरबेशन एंड नॉक्चुरनल सिम्टम्स। इन सब चीज़ों के आधार पर 4 कैटेगरी के अंदर हमने क्लासीफाई किया है। देन बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, कि कैसे अस्थमेटिक सिम्टम्स अकर होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले एक्सपोजर टू एलर्जी इरिटेंट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट एक्सपोज होगा एलर्जिक सब्सटेंस या इरिटेंट सब्सटेंस है, या दोनों चीज़ों से ही पेशेंट क्या होगा, एक्सपोज होगा। देन क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन चीज़ों से एक्सपोज होने के बाद पेशेंट के अंदर, एयरवे के अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, प्रोलिफेरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो रेस्पिरेटरी की ब्लड वेसल्स है उनके अंदर प्रोलिफेरेशन होगा, जो रेस्पिरेटरी की ब्लड वेसल्स है उनमें। एंड इंक्रीज्ड नंबर ऑफ म्यूकस प्रोडक्शन गोबलेट सेल्स, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अंदर की लेयर होती है उसके अंदर गोबलेट सेल्स पाई जाती है जो म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। तो इन्फ्लेमेशन होने के कारण उन गोबलेट सेल्स की संख्या बढ़ जाएगी, और वो बढ़ी हुई गोबलेट सेल्स एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस का प्रोडक्शन करेगी, जिससे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन और नैरोविंग ऑफ एयरवे। या तो एयरवे के अंदर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा या नैरोविंग हो जाएगी विथ इंटरमिटेंट सिम्टम्स। अब कितना एयरवे अफेक्ट होता है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कितनी नैरोविंग होती है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट के अंदर माइल्ड टू सीवियर टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये जनरल सी पैथोफिजियोलॉजी होती है अस्थमा अकर होने की। देन बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, कि अगर किसी पेशेंट को अस्थमा हो जाए तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो वैसे तो जो अस्थमा के क्लिनिकल फीचर्स है उनकी अलग अलग वेराइटीज़ होती है, पेशेंट की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि क्या क्या सिम्टम्स अकर होंगे। लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स है माइल्ड टू सीवियर, सारी कैटेगरीज के अंदर इनमें से कुछ सिम्टम आधे या पूरे देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला विजिंग साउंड, मीन्स विसल लाइक साउंड सुनाई देना। देन ब्रीथलेसनेस, पेशेंट के अंदर ब्रीथलेसनेस डेवलप होगा। देन चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट के अंदर टाइटनेस फील होगा। डिसअपनिया, तो ये सिम्टम्स। इसके अलावा जो इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशियो होता है, मीन्स इंस्पायरेशन में जो लगने वाला टाइम और एक्सपायरेशन में लगने वाला टाइम, उनका एक रेशियो होता है 1:2। तो मीन्स इंस्पायरेशन में जो टाइम लगता है उससे 2 गुना टाइम एक्सपायरेशन में लगता है। वो रेशियो अबनॉर्मल हो जाएगा, अबनॉर्मल होके 1:3 या 1:4 हो जाएगा। मीन्स एक्सपायरेशन का टाइम और ज़्यादा लगने लगेगा। इंस्पायरेशन की तुलना के लेवल में जो एक्सपायरेशन का टाइम होगा वो नॉर्मल से और ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। देन डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड डिमिनिश हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन नहीं होने के कारण साइनोसिस भी देखने को मिलेगा।
तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थे जो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और है, सिम्टम दैट आर यूजुअली रोज एट नाइट इन द और इन अर्ली मॉर्निंग। जो अस्थमा के सिम्टम होते हैं वो नाइट टाइम में या अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा सीवियर टाइप के देखने को मिलते हैं। देन रेस्पिरेटरी एफर्ट मार्क्ड बाई नेजल फ्लेयरिंग एंड द यूज ऑफ एसेसरी मसल्स। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज हो रही है तो उसको अपन असेस कर सकते हैं नेजल फ्लेयरिंग के द्वारा। नेजल की जो मसल्स होगी उनके अंदर फ्लेयरिंग देखने को मिलेगी क्योंकि वो प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा असेसरी जो मसल्स होगी, लिप्स का यूज करेगा, वो जो चेस्ट मसल्स है उनका यूज करके वो रेस्पिरेशन करने की ट्राई करेगा, तो इसको अपन असेस कर सकते हैं। देन विजिंग दैट मे बी absent और ऑन अस्कल्टेशन। ज़रूरी नहीं है कि विजिंग साउंड मिलेगा, कई बार विजिंग साउंड अस्कल्टेशन के टाइम absent भी हो सकता है। अगर ऐसा किसी पेशेंट के अंदर हो रहा है, अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर विजिंग साउंड absent है, तो वो इंडिकेट करता है द एयरवे आर टू कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर एयर पासेज, की एयरवे बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, एयर पास ही नहीं हो पा रही है। तो उस कंडीशन में विजिंग साउंड absent भी मिल सकता है अस्थमेटिक क्लाइंट में। मीन्स अगर कोई अस्थमेटिक क्लाइंट है और उसका एयरवे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा नर्विंग हो गई है, वो एयर को पास ही नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर विजिंग साउंड absent मिलेगा। देन इन वेरी सीवियर अटैक्स रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर अस्थमा ज़्यादा सीवियर टाइप का हो, सीवियर अस्थमेटिक अटैक हो, तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। अब रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होगा, PaO2 लेवल 60 से कम हो जाएगा। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 60 से कम हो जाएगा और PaCO2 लेवल 45 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर ऐसा पेशेंट की ABG एनालिसिस में अपने को देखने को मिल रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिलो 60 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अबव 45 है, तो ये इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी फेलियर को। तो ये कुछ चीज़ें भी इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है, अपने को माइंड में रखने होते हैं अस्थमा को डायग्नोज करते टाइम या ट्रीट करते टाइम। देन हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा। अस्थमा को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन एंड कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, देन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, देन चेस्ट रेडियोग्राफ, ABG एनालिसिस जिनको डिस्कस कर चुके हैं अपन, ब्लड स्टडीज एंड अस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड जिसमें अपने को विजिंग साउंड या क्रैकल साउंड देखने को मिलते हैं। देन बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की। तो वैसे अस्थमा को अपन कम्प्लीटली ट्रीट नहीं कर सकते, सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं या पेशेंट को कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के या मैनेजमेंट के जो गोल होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, टू प्रमोट नॉर्मल फंक्शनिंग। जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग है, पेशेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग है, उसको प्रमोट करने के लिए। टू प्रिवेंट रिकरेंट सिम्टम्स रिकरेंट सिम्टम है जो बार बार अकर हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। देन टू प्रिवेंट सीवियर अटैक, मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि माइल्ड स्टेज में ही उसको कंट्रोल किया जा सके, सीवियर अटैक को प्रिवेंट किया जा सके। देन टू मेंटेन नॉर्मल एक्टिविटी लेवल, पेशेंट की नॉर्मल एक्टिविटी लेवल को मेंटेन करने के लिए। देन टू मेंटेन नॉर्मल लंग फंक्शंस, लंग्स के नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। इन सब गोल को फुलफिल करने के लिए हम अस्थमेटिक पेशेंट का मैनेजमेंट करते हैं। देन बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, कि मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या यूज करते हैं, कैसे कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन यूज करते हैं बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट। बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट में अपन ये काम करते हैं, जो बीटा रिसेप्टर होते हैं, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, उनके ये एगोनिस्ट होते हैं। मीन्स उनके फंक्शंस को बढ़ाने का काम करते हैं। और जब बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, जो ब्रोंकस की स्मूथ मसल्स होगी उनको रिलैक्स करने का काम करेंगे, जिनके एग्जांपल्स है साल्मेट्रोल, टर्बुटेलिन और लीवोसाल्बुटामोल। ये सारे बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग होती है जिनको अस्थमा के ट्रीटमेंट में अपन यूज करते हैं। देन सेकंड कैटेगरी कोर्टिकोस्टेरॉइड,
ये क्या करते हैं, रिड्यूस इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। फॉर एग्जांपल डेक्सामेथाजोन, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये सारे कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स यूज किए जाते हैं। देन एंटीकोलिनर्जिक्स, ये भी शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर के रूप में काम करते हैं, जिनमें अपन यूज करते हैं इप्राट्रोप्लूम एंड एल्बुटेरोल। ये दोनों ड्रग्स भी अस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। देन अस्थमेटिक पेशेंट का ट्रीटमेंट करते टाइम कुछ इम्पोर्टेंट नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले पोजीशन द क्लाइंट इन ए हाई फॉवलर पोजीशन और सिटिंग टू एड्स इन ब्रीथिंग, कि जो रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी वाला पेशेंट है उसको हमेशा रेस्पिरेशन को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए हाई फॉवलर पोजीशन या सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, या ट्राइपॉड पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, जो कि पेशेंट को कंफर्टेबल रहती है। देन एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है। स्टे विद द क्लाइंट टू डिक्रीज एंजाइटी, पेशेंट की एंजाइटी को डिक्रीज करने के लिए पेशेंट के साथ रहना है। स्टॉप एडमिनिस्टर ब्रोंकोडाइलेटर एज प्रिस्क्राइब्ड। देन रिकॉर्ड द कलर, अमाउंट एंड consistency of sputum if any. Then administer corticosteroid as prescribed and auscultate the lung sound before, during and after treatment. तो ये जनरल नर्सिंग इंटरवेंशन इस प्रकार ये आज की अपनी डिजीज अस्थमा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिजीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।